स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सेलरेटेड फ्रेम और स्यूडो फोर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम क्या होता है। सपोज हमारे पास एक फ्रेम है, या ये कहें कि एक एलिवेटर है। क्या है हमारे पास? एक एलिवेटर। इस एलिवेटर पे अगर हम एक ब्लॉक रख दें, सपोज 10 kg का ब्लॉक रख दें, और इस एलिवेटर में को हम एक्सेलरेट करा दें विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एलिवेटर के अंदर हम लोग एक ऑब्जर्वर रखें, इसका नाम रख देते हैं ऑब्जर्वर ए, और इस एलिवेटर के बाहर हम लोग दूसरा ऑब्जर्वर रखें, उसका नाम रख लेते हैं ऑब्जर्वर बी। ये ऑब्जर्वर ए हो गया, ये ऑब्जर्वर बी हो गया। और अब अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ ए और बी जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो कैसा बनाएगा, और उसकी वजह से जो नॉर्मल लग रहा है दोनों ही केसेस में बताइए। तो सपोज हम लोग दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं। सबसे पहले ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फिर बी के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो अगर ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना, ए का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहे, ए बना रहा है इस 10 kg का, वो अंदर में है और बी ग्राउंड पे है। तो ए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो क्या बनाएगा, और बी बनाएगा तो क्या बनाएगा, वो देखते हैं। 10 kg ब्लॉक पे ए को एक तो फोर्स दिख रहा होगा 100 न्यूटन, कहां? नीचे की ओर। कौन लगा रहा है? तो ग्रेविटी लगा रहा है। ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। कौन लगा रहा है? तो एलिवेटर का बेस लगा रहा है। ये हो गया। अच्छा, अगर यही चीज हम लोग बी के बारे में निकालना चाहें तो बी अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, 10 kg, उसने भी देखा नीचे की ओर 100 न्यूटन फोर्स तो लगेगा ही। कौन लगा रहा है? ग्रेविटी। और ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होगा। ए इस 10 kg को एक्सिलरेटेड नहीं देखेगा। ए 10 kg को क्या नहीं देखेगा? एक्सिलरेटेड नहीं देखेगा। तो उसके लिए एक्सिलरेशन हो जाएगा 0। बट बी उसको एक्सिलरेटेड देखेगा और उसके लिए एक्सिलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो अगर ए के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए, आर मान लेते, क्योंकि एक्सिलरेशन 0 है, तो जैसा मैंने बताया है कि कोई भी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लें, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मान लें, और दोनों फोर्सेस या जितने भी फोर्सेस हैं उनको ऐड कर लें, और ऐड करके क्या लिख लें? नेट फोर्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्सिलरेशन 0 है। तो यहां से आर का वैल्यू 100 न्यूटन आता है। ठीक, अच्छा, यहां पे अगर देखा जाए तो क्योंकि वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेटेड है, तो वो क्या लिखेगा? आर प्लस -100, क्योंकि इस बार एक्सिलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। तो r प्लस -100 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। तो मास इंटू एक्सिलरेशन यानी 10 इंटू 2। यस और नो? तो r का वैल्यू देखिए कितना आ गया, 100 प्लस 20, दैट इज 120 न्यूटन। सो r का वैल्यू कितना आ गया? 120 न्यूटन। अब ये एक बहुत आश्चर्य की बात है कि नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर वेरी कर रहा है। ये नहीं हो सकता, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो बेस लगा रहा है ना। वो बेस डिपेंड करेगा क्या कि कौन देख रहा है उसके हिसाब से लगाएगा फोर्स? नहीं, उसको जितना लगाना है उतना ही लगाएगा। ये सोचिए आप कि हमको अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाना हो तो जितना हम लगा रहे हैं उतना ही ना लगा रहे हैं। वो फोर्स कोई ऑब्जर्वर कहे कि नहीं 5 न्यूटन है और कोई ऑब्जर्वर कहे कि 7 न्यूटन है, क्या ऐसा पॉसिबल है?
आंसर है नो, ये नहीं हो सकता है। मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से ये निकल के आता है कि रियल फोर्सेस, कौन से फोर्सेस? रियल फोर्सेस। तो आपके मन में आएगा क्या कोई इमेजिनरी फोर्स भी होता है क्या? वही तो पढ़ने जा रहे हैं, वही पढ़ने जा रहे हैं। तो एक पहला पॉइंट जो निकल के आता है वो ये है कि रियल फोर्सेस डू नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करते। वो जो लगना है वही लगेगा ना, फोर्स तो 10 न्यूटन ही होगा। आप दौड़ने लगिएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, और आप स्लो हो जाइएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो रियल फोर्सेस डू नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। तो इनमें से कोई एक गलत है। कौन गलत है? तो आंसर हम आपको बता रहे हैं ये गलत है, ये एनालिसिस ठीक नहीं हुआ। अब क्यों गलत है? क्या हमने कुछ गलत लगाया है? तो नहीं, हमने फिजिक्स एकदम सही लगाया है, लेकिन यहां पे जो हमने लगाया है वो लग ही नहीं सकता है। तो क्या लगाया हमने? हमने लगाया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड ही नहीं है इस केस में। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड ही नहीं है इस केस में। तो ये कौन सा स्पेशल केस हो गया कि वैलिड नहीं हुआ? तो अगर ऑब्जर्वर एक्सिलरेटेड हो, अगर ऑब्जर्वर क्या हो? खुद एक्सिलरेटेड हो, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहां लिख रहे हैं, एनएलएम नॉट वैलिड और इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्सिलरेटेड फ्रेम। अब फ्रेम का मतलब आप ऑब्जर्वर कहिए, ठीक है। इज नॉट वैलिड फॉर एक्सिलरेटेड फ्रेम। एनएलएम इज नॉट वैलिड फॉर एक्सिलरेटेड फ्रेम। यहां देखिए, ए जो ऑब्जर्वर था वो एक्सिलरेटेड है कि नहीं? उसका खुद का एक्सिलरेशन है, सो इट कैन नॉट अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओनली नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम में, नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम का मतलब या तो एक्सिलरेशन, या ये कहें कि या तो वो रेस्ट में हो, या तो ऑब्जर्वर रेस्ट में हो, या फिर अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो, ठीक है। या तो ऑब्जर्वर क्या हो? रेस्ट में हो, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो। ऐसे दोनों ही केस वाला ऑब्जर्वर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को लगा सकता है। वैसा ऑब्जर्वर जो एक्सिलरेटेड हो, जिसका एक्सिलरेशन नॉन जीरो हो, वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को सही लगा नहीं सकता है। अब लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर चाहे ऑब्जर्वर कहना कि ये ए कहे कि नहीं हम भी लगाएंगे और सही लगाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए खोजा गया है एक फोर्स जिसको कहते हैं हम लोग स्यूडो फोर्स। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्यूडो फोर्स। तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 120 न्यूटन है, इतना तो क्लियर है। इसको लिख लीजिए, इसको भी लिख के काट लीजिएगा ताकि याद रहे कि हाँ ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। यहां पर ध्यान रखना है कि दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल। व्हाई? बिकॉज द ऑब्जर्वर इज एक्सिलरेटेड। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर ऑब्जर्वर एक्सिलरेटेड हो तो लगाने का क्या उपाय है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लगाना चाहते हैं, तो क्या उपाय है, किस तरह से हम लोग लगा सकते हैं, उसको समझेंगे। आप लोग यहां तक इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा। एक तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लीजिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। क्या देखने जा रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। सो टू मेक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये लिख लीजिएगा, टू मेक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये देखो नया नाम ले लिया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। वी अप्लाई स्यूडो फोर्स। ये नया नाम ले लिया भाई। क्या नाम ले लिया?
नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये वाला नाम ले लिया। ये कहां से आ गया भाई, ये कहां से आ गया नॉन इनर्शियल फ्रेम? तो ध्यान से सुनिएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ है, उसको हम लोग क्या भी कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर ये लॉ ऑफ इनर्शिया है तो क्या, क्यों इसका नाम इनर्शिया है, ये समझिए। इनर्शिया हम लोग समझते हैं कि इनर्शिया इज मेजरमेंट ऑफ मास, और वी से कि मास इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, मीन्स हाउ मच अ बॉडी रेसिस्ट्स इट्स मोशन। जिस फ्रेम में लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होता है उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, है ना। इस चीज को यहां पे क्लियर करेंगे। जिस फ्रेम में लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होगा उसको हम लोग कहेंगे इनर्शियल फ्रेम। तो कैसा फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा? एक ऐसा फ्रेम जिसमें ऑब्जर्वर रेस्ट में हो, एक ऐसा फ्रेम जिसमें ऑब्जर्वर रेस्ट में हो या ऑब्जर्वर यूनिफॉर्म मोशन में हो, ऐसा फ्रेम कैसा कहलाता है? यही इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। सो सच अ फ्रेम इज इनर्शियल फ्रेम। इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड है, और अगर एक्सटेंड करें तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड है इसमें। दैट इज वाई सच फ्रेम्स आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम्स। तो फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम आर एक्सिलरेटेड फ्रेम्स। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स आर एक्सिलरेटेड फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या हो गए? एक्सिलरेटेड फ्रेम्स को ही हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ठीक, अब ये एक्सिलरेटेड फ्रेम किसका था? ए का था, जिसमें गलत हो गया। तो अभी हमने क्या लिखा है कि टू मेक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, एज सच वो एप्लीकेबल नहीं है, एज सच वो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन टू मेक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम वी अप्लाइड अ स्यूडो फोर्स। वी अप्लाई व्हाट? बोलो, स्यूडो फोर्स। अब ये एक्सिलरेटेड फ्रेम में अप्लाई कर देना है क्या चीज? एनएलएम। कैसे अप्लाई करेंगे? बाय अप्लाइंग स्यूडो फोर्स। ठीक, अब स्यूडो फोर्स कितना होता है, क्या होता है, वो सीखेंगे तब अप्लाई करेंगे। ये तो आपने लिख लिया है ना, तो इसको मिटा देते हैं और वहां पे स्यूडो फोर्स सीखते हैं। तो स्यूडो फोर्स जो होता है, ध्यान से देखना भाई, स्यूडो फोर्स जो होता है, स्यूडो फोर्स, अच्छा स्यूडो मतलब क्या होता है? झूठा। झूठा मतलब वो सच में होता नहीं है, लेकिन फिर भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम में एनएलएम को वैलिड बनाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में को वैलिड बनाने के लिए स्यूडो फोर्स लगाते हैं। अब ये स्यूडो फोर्स एक्चुअली तो होता नहीं है, इसीलिए आप कभी भी ये नहीं बता पाएगा कि ये फोर्स किसने लगाया। इसका आंसर नहीं दे सकते। फॉर स्यूडो फोर्स वी कैन नॉट आंसर ये फोर्स किसने लगाया। याद करिए, जब भी फोर्स लगाते हैं तो क्या कहते हैं? ये फोर्स किसने लगाया। तो ये फोर्स किसने लगाया ये हम आंसर नहीं कर सकते। किसमें? स्यूडो फोर्स में। क्यों? ये लगाते अलग से हैं, ये झूठा फोर्स है। तो अब तो समझ में आ गया स्यूडो फोर्स एंड एक्सिलरेटेड फ्रेम क्या इस हेडिंग का मीनिंग है, वो तो क्लियर ही हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं स्यूडो फोर्स का वैल्यू क्या होता है। F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही स्यूडो फोर्स है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि इस मास का वैल्यू क्या है, इस एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किस मास को रिप्रेजेंट करता है, ये किस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जिस मास को रिप्रेजेंट करता है, ये जिस मास को रिप्रेजेंट करता है वो होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम FBD बना रहे हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होंगे उसी का मास लेंगे, और ये एक्सेलरेशन होता है किसका? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। किसका?
ऑब्जर्वर का एक्सिलरेशन, जितना ऑब्जर्वर का एक्सिलरेशन होगा ना उतना ही एक्सिलरेशन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें? ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जर्वर का एक्सिलरेशन। तो ये इतना फोर्स लगा देना है सूडो फोर्स। लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जी, ये तो मैग्नीट्यूड निकला। डायरेक्शन किधर रखेंगे, किधर लगाएंगे सूडो फोर्स? तो सूडो फोर्स लगाते हैं, सूडो फोर्स लगाते हैं इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। सो वी अप्लाई सूडो फोर्स, वी अप्लाई सूडो फोर्स, सूडो फोर्स opposite to we apply pseudo force opposite to acceleration of observer, we apply pseudo force opposite to acceleration of observer। कैसे लगाएंगे सूडो फोर्स? ऑपोजिट टू एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। कितना लगाएंगे? मास इंटू एक्सिलरेशन। रट लो, कितना लगाएंगे? मास इंटू एक्सिलरेशन। मास किसका? ऑब्जेक्ट का। मास किसका? ऑब्जेक्ट का। एक्सिलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। ऑब्जेक्ट का एक्सिलरेशन नहीं, ऑब्जर्वर का एक्सिलरेशन। ठीक है, तो ये रट लें और तब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ, एकदम मस्त लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इस ए के लिए अब उसको सिखा दिए भाई, सूडो फोर्स ऐसे लगाते हैं। तुम एक्सेलरेटेड, इसको अच्छे से समझा दो कि तुम एक्सेलरेटेड हो, इसीलिए जब भी ध्यान रखो कि जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इस सूडो फोर्स को ध्यान रखो। जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ सूडो फोर्स को ध्यान रखो। ध्यान रखना एक चीज, क्या इसको भी ध्यान रखना है सूडो फोर्स का? आंसर है नो। इसको भी ध्यान रखना है सूडो फोर्स का? नो। क्यों? ये इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम वाला सूडो फोर्स नहीं लगाता है। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो वही सूडो फोर्स लगाता है, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो वही सूडो फोर्स लगाता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। जल्दी से कॉपी कर लीजिए ताकि इसको मिटाएं और ए का मॉडिफाइड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग शुरू करते हैं। अब ए के लिए फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस बार सही सही बनाएंगे। चलिए, सो मॉडिफाइड एफबीडी बाई ए। अब ए ने बात मान ली हमारी और वो कह रहा है कि चलो मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाइड एफबीडी बाई ए के द्वारा मॉडिफाइड एफबीडी, ए के द्वारा मॉडिफाइड एफबीडी फिर से बना रहे हैं भाई। चलो ले लिया 10 kg बॉडी, क्या ले लिया? 10 kg बॉडी, नीचे लगा दिया 100 न्यूटन। किसने लगाया बता सकते हैं? हाँ, किसने लगाया? अर्थ ने लगाया। ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन आर। अच्छा, कौन बना रहा है? ए। कैसा है ये? एक्सिलरेटेड, नॉन इनर्शियल। कितना फोर्स लगाएगा? एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा, वो सूडो फोर्स। कितना? मास इंटू एक्सिलरेशन। बोलो मास कितना? किसका मास? ऑब्जेक्ट का। कितना? 10। एक्सिलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। एक्सिलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। तो ऑब्जर्वर कितने एक्सिलरेशन से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2। आया समझ में? अब क्या अभी भी ये रेस्ट में है? हाँ, इसका एक्सिलरेशन 0 है। किसका एक्सिलरेशन 0 है भाई? इसका। अरे ये कैसे लिख लिया एक्सिलरेशन 0? तो यहां पे जो एक्सिलरेशन लिखते हैं ना, वो एक्सिलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होता है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी एफनेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूज करते हैं तो ये जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होता है। वो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या है? 0। तो एक्सेलरेशन 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया। तो एफ नेट इक्वल्स टू 0 यानी कि r माइनस 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो r इक्वल्स टू कितना आ गया? 120 न्यूटन। अब बताओ सेम आंसर आया कि नहीं? r इक्वल्स टू कितना आ गया? 120 न्यूटन। बताओ सेम आंसर आया कि नहीं? सेम आंसर आया कि नहीं? b का भी वही आया था और a का भी वही आया। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन आता है कि सर 10 into 2 ही तो ले रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लें चाहे एक्सेलरेशन ऑफ
ऑब्जर्वर ले, एक ही बात तो है। अब क्या झूठ मूठ का फंसा रहे हो, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये ध्यान रखना है कि 99% क्वेश्चंस में ज्यादातर ऐसा होगा कि जो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन वही ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन तो हो ही सकता है ना जिसमें एक्सीलरेशन हो ऑब्जर्वर का अलग, ऑब्जेक्ट का अलग, ऐसा हो सकता है। तो वैसे केस में तो आप फंस जाइएगा। इसलिए बहुत क्लियर होना चाहिए कि इट इज एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। जो स्यूडो फोर्स लगा रहे हैं उसमें एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर लगाएंगे, और जो एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिख रहे हैं उसमें ये जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लिखते हैं। तो ये भी पॉइंट एक यहां पर हम लोग मेंशन कर लेंगे। जल्दी से आप लोग इस चीज को कॉपी कर लीजिए, उधर वाला तो आप लोग कॉपी कर चुके हैं, तो इधर मिटाते हैं और एक पॉइंट, बढ़िया सा पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। क्या पॉइंट है बताइए? कि whenever we are using F net equals to mass into acceleration, here acceleration is A is acceleration of object with respect to, with WRT मतलब with respect to observer। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 2 था कि नहीं था, इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 0 है कि नहीं, हाँ 0 है, तो लिए 0। ठीक है, तो इन सारी बातों को एक बार और बढ़िया से क्लियर करने के लिए, आई होप कि आपने इतना लिख लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। इसको अच्छे से एक और बार क्लियर हो जाए उसके लिए एक और नया ऑब्जर्वर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं उस ऑब्जर्वर का क्या कहना है। तो जल्दी से यहां तक लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए तो एक और ऑब्जर्वर इंट्रोड्यूस करते हैं, इस बार एक ऑब्जर्वर दे रहे हैं, बगल में एक और लिफ्ट है उससे, और ये ऑब्जर्वर है C, और ये इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखना जी, अब ये C अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता है, कौन बना रहा है फ्री बॉडी डायग्राम? C बना रहा है। C इज मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम। तो C के लिए बना रहे हैं, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम FBD बाई ऑब्जर्वर C, ऑब्जर्वर C का फ्री बॉडी डायग्राम। तो वो क्या बना रहा है फ्री बॉडी डायग्राम में? देखिए, वो बनाया 10 kg, नीचे 100 न्यूटन उसने लगाया। क्या गलत किया? नहीं, ये तो लग रहा है ना ग्रेविटी लगा रहा है। ऊपर लगाया उसने नॉर्मल रिएक्शन। किसने लगाया? बेस ने, बेस ऑफ द एलिवेटर ने, उस एलिवेटर ने। ये भी क्या स्यूडो फोर्स लगाएगा? हाँ, क्यों? ये खुद भी तो एक्सीलरेटेड है, तो वो भी स्यूडो फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? तो मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है? तो ऑब्जेक्ट का मास यानी 10, एक्सीलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का, यानी 1। ध्यान रखिए, यही ध्यान रखना है। तो इसमें स्यूडो फोर्स 10 ही है। अब देखिए, क्या C के रेस्पेक्ट में वो ब्लॉक एक्सीलरेटेड है? हाँ, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू C, ये स्मॉल b लिख रहे हैं ब्लॉक के लिए। तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू C क्या लिख सकते हैं? एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, लिख सकते हैं कि नहीं? हमने कहा है कि जब भी F net इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन यूज करेंगे उसमें A किसका होगा? A होगा एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो एक्सीलरेशन ऑफ B क्या हो गया? 2 है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, माइनस एक्सीलरेशन ऑफ C, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो 1 आ गया। सो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू C इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे रेस्ट में नहीं देंगे, एक्सीलरेशन 0 नहीं करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें यूज करेंगे F net इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। उसमें क्या यूज करेंगे? F net इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। F net क्या क्या है बताओ? क्योंकि एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है, पॉजिटिव आया ना, तो ऊपर की ओर है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो क्या लिखेंगे बताओ?
r माइनस 100 माइनस 10 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन। तो मास इंटू एक्सिलरेशन यानी 10 इंटू 1, मास इंटू एक्सिलरेशन यानी 10 इंटू 1। तो देखो r का वैल्यू फिर से वही आ गया क्या, ये देखो 110 इधर आएगा, 10 और ऐड होगा तो 120 न्यूटन। ये बता रहा है, क्योंकि पहला रूल हमने ये लिखा है, रियल फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। तीनों ऑब्जर्वर ने सेम आंसर दिया r का वैल्यू, है ना। तो ये बता रहा है कि हमने सही किया। तो आई होप कि आप लोगों को सूडो फोर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन अब करेंगे, एलिवेटर प्रॉब्लम्स जिनको कहते हैं वो करेंगे। पर उससे पहले ये सूडो फोर्स को अच्छे से ग्रास्प करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे बहुत सारे जगहों पे अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, है ना। वेज से रिलेटेड किया, नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड किया, टेंशन से रिलेटेड किया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को में सूडो फोर्स इंक्लूड करके क्वेश्चंस बनाया जाता है। तो अगर आपको सूडो फोर्स आता है तो वो दोनों मिला के आप आराम से बना सकते हैं। हम लोग वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर, लेकिन पहले यहाँ तक समझना ज़रूरी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा पूरा क्लियर से। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम लोग अब प्रॉब्लम्स की तरफ पढ़ते हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये हमारे पास एलिवेटर हो गया। इस पे हमने रख लिया m मास का ब्लॉक, है ना। सिंबल्स के साथ अभी कर लेते हैं। ये एलिवेटर प्रॉब्लम स्कूल एग्जाम में भी आता है। तो इसमें ये ब्लॉक रखा हुआ है और ये एलिवेटर सपोज ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो हम लोग को बताना है कि इसका वेट कितना होगा, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग एपरेंट वेट वाला भी कहते हैं, एपरेंट वेट, एपरेंट वेट प्रॉब्लम्स कहते हैं इनको, ठीक है। तो सपोज कि ये मास m है, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। एक्चुअली में अगर आप एलिवेटर में कभी जाएं और एलिवेटर ऊपर जाने लगे तो आपको लगेगा कि पैर के पास कुछ भारी भारी सा लग रहा है, और जब एलिवेटर नीचे आता है तो आपको ऐसा फील होता है कि कुछ हल्का लग रहा है। तो एक्चुअली में अगर आप वहाँ पे वेइंग मशीन रखेंगे तो सच में आपको दिखेगा कि जब आप ऊपर जा रहे होते हैं तो आपका वेट बढ़ा हुआ दिखता है, और जब आप नीचे आ रहे होते हैं तो आपका वेट घटा हुआ दिखता है। क्यों? वेट जो हम लोग मेज़र करते हैं वो मेज़र करते हैं या वेइंग मशीन मेज़र करे या हम लोग को फील हो, वो एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन से फील होता है। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो हमको वेट भी बढ़ा हुआ फील होगा और वेइंग मशीन भी बढ़ा हुआ वेट दिखाएगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन घटेगा तो हमको वेट भी घटा हुआ फील हो गया और वेइंग मशीन भी कम वेट दिखाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा होता है। तो एपरेंट वेट निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। तो देखिए यहाँ नीचे mg है, तो ये नीचे mg लग रहा है और हम लोग ऑब्जर्वर यहीं रखे हैं ताकि वो सूडो फोर्स का यूज कर पाएं। एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा r, और ये ऑब्जर्वर नीचे की ओर एक सूडो फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा नीचे? क्योंकि एक्सेलरेशन है ऊपर, उसके अपोजिट में लगाता है सूडो फोर्स। तो नीचे लगा दिया उसने, कितना? m इंटू ए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक, अब इसके रेस्पेक्ट में ये क्योंकि रेस्ट में है तो कैन बी राइट r माइनस एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव मान लिए, नीचे वाला फोर्स नेगेटिव मान लिए, तो r माइनस एम जी माइनस एम ए इक्वल्स टू 0। सो r कितना आ गया? एम जी प्लस ए।
mg+a। इसीलिए अगर एलिवेटर अगर ऊपर की ओर एक्सिलरेटेड हो तो r का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है और हमको भारी भारी दिखता है। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको लगता होगा कि फिर नॉर्मल हो गया, जैसे ही चलता है उस समय भारी लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। क्यों नॉर्मल हो जाता है सोचिए, क्योंकि उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से चलने लगता है। क्योंकि शुरू में रेस्ट में था तो उसको स्पीड तक आने के लिए कुछ एक्सेलरेशन चाहिए था, तो वो कुछ एक्सेलरेट किया, और जब उसको एक्सेलरेशन मिल गया, जब उसको पूरा पूरा एक्सेलरेशन मिल गया, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगता है, तो उस समय ये एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0, और तब r का वैल्यू एकदम नॉर्मल mg जैसा ही हो जाता है। तो ये पहला केस हो गया। सेकंड केस हम लोग ले रहे हैं एलिवेटर का, ब्लॉक, उसका मास m, नीचे की ओर एक्सेलरेशन ले रहे हैं a। ठीक है, तो अगर नीचे की ओर एक्सेलरेशन a है तो फिर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। ऑब्जर्वर को फिर से यहाँ बैठा लेते हैं, m मास हो गया, नीचे mg फोर्स लग गया, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन r हो गया। सूडो फोर्स इस बार किधर लगेगा, किधर लगेगा सूडो फोर्स, तो इस बार जो सूडो फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है। सूडो फोर्स ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट लगता है। क्या इस बार भी नेट फोर्स 0 है, हाँ बिल्कुल, एफ नेट इस बार भी 0 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और वो क्या लिखेंगे, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव। इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, इसलिए नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 ही लिखेंगे। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो r प्लस ma माइनस mg इज 0। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg माइनस a। इसका एक स्पेशल केस होता है, एक स्पेशल केस होता है कि अगर a भी g के बराबर हो जाए, a भी g के बराबर हो जाए, मतलब आपका एलिवेटर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आने लगे, फ्री फॉल हो जाए, है ना, तार ब्रेक हो गया, कोई एलिवेटर अगर फ्री फॉल करने लगे, तो उसमें खड़े आदमी को r क्या मिलेगा, 0। ये जो चीज है इसी को हम लोग वेटलेसनेस कहते हैं, वेटलेसनेस। मतलब आपको उस समय अपना वेट फील नहीं होगा, है ना, उस समय आपको वेट फील नहीं होगा। ये दो केसेस हमने देखे स्पेशल केस। अगर वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन 0 हो, तो r का वैल्यू mg के बराबर होगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो, v कांस्टेंट हो, यानी एक्सीलरेशन 0 हो, तो उस समय r mg के बराबर होगा। चाहे आप इसमें पुट करिए चाहे इसमें पुट करिए, एक ही बात है ना। a 0 हो गया, वैसे ही r mg के बराबर हो गया। तो कई बार क्या कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देता है कि इस ब्लॉक को ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह 2 मीटर पर सेकेंड से भेजता है। तो अगर वेलोसिटी से भेज रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से भेज रहा है, तो वेट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक्सेलरेशन 0 लेंगे और r का वैल्यू mg के बराबर रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों केस हमने डिस्कस कर लिए और दोनों में एक एक स्पेशल केस डिस्कस कर लिए। इस तरह से हम लोग एपरेंट वेट कंप्लीट हो गया। अब ऐसे क्वेश्चंस कराने हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 ब्लॉक लेके न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। चलिए, इसके बाद मान लेते हैं कि एक ऐसा एलिवेटर है अपने पास और इसमें हमने 2 ब्लॉक रख लिए, एक 5 kg का और एक 10 kg का, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछा गया कि फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय 10 kg by 10 kg block on 5 kg। 10 kg ब्लॉक 5 kg पे कितना फोर्स लगा रहा है वो बताना है, प्रोवाइडेड इट हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं। 5 kg 10 kg, नीचे लगेगा
50 न्यूटन किसने लगाया, अर्थ ने लगाया। ऊपर नीचे लगेगा कितना, नीचे कितना लग गया 100 न्यूटन, किसने लगाया, अर्थ ने लगाया। ऑब्जर्वर अगर यहीं है तो ऑब्जर्वर सूडो फोर्स भी लगाएगा, कितना लगाएगा, तो 5 × 2 है ना, तो 10 न्यूटन। ये हमने सूडो फोर्स लगा दिया, नीचे लगाया क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, तो यहाँ भी 10 × 2 यानी 20 न्यूटन, डायरेक्टली 20 लिख देते हैं, 20 न्यूटन। ठीक, ये तो हमने फोर्स लगा लिए। उसके अलावा इस 10 kg को किसने रोक के रखा है, नीचे वाले सरफेस ने, तो वो कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, तो उसका फोर्स R मान लेते हैं। क्योंकि एक और फोर्स इन्वॉल्व होने वाला है तो R1 मान लो। ठीक है, अच्छा 5 kg को किसने रोक के रखा है, 10 kg ने, वो फोर्स लगा रहा होगा 10 kg, पुश कर रहा होगा ना 5 kg को, R2 हो गया। ये फोर्स R2 किसने लगाया, 10 kg ने लगाया। 5 kg छोड़ देगा क्या, वो भी लगाएगा, तो R2 इस पर भी लग रहा है। ठीक है, तो ये इतने सारे फोर्स हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं, और इक्वेशन लिख के और F net = 0 कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पे तो दोनों रेस्ट में है। तो इसके लिए इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, देखिए ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मान ले, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव मान ले, लिखेंगे R2 -50 - 10 = 0। तो R2 कितना हो गया, 60 न्यूटन। अब यही निकालना ही था, यही R2 तो लगा रहा है ना, कौन, 10 kg किस पे, 5 kg पे, तो यही निकालना ही था। लेकिन चलिए R1 भी निकाल लेते हैं। R1 के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर में एक ही फोर्स है R1, तो R1 -100 - 20 - R2 -100 - 20 - R2 = 0। तो R1 निकल जाएगा क्या, R1 = क्या हो जाएगा भाई, 120 + R2 is 60, सो इट इज़ 180 न्यूटन, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो देखिए अगले क्लास में हम लोग सूडो फोर्स पे और क्वेश्चंस को करेंगे, है ना, मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम में और क्वेश्चंस को करेंगे, और फिर पुल्ली के प्रॉब्लम्स को देखेंगे।